हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकंड हमारी, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो स्टार्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले गाइस हमने यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है कम्युनिकेशन वाली, और यूनिट 6 जो हमारी लॉजिकल रीजनिंग वाली है वो भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इन दोनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है गाइस, और यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज भी कवर कराए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चेक कर लो एक बार। सारी वीडियोज में से गो थ्रू करना है आपको। ठीक है, इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कर दे, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज अब जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं यूनिट सेकंड यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च को हम कैसे याद रखेंगे। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने मास्टर्स करी है ऑब्वियसली, या फिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें डेजिटेशन लिखने का चांस मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज देती हैं ये चांस कि डेजिटेशन लिखो आप। तो जो हमारी डेजिटेशन होती है गाइज, वो हमारी थीसिस का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, सेम वही सारी प्रोसीजर होती है जो कि हमारी थीसिस में होती है। तो बेसिकली इसमें हमें एक रिसर्च लिखनी होती है। ठीक है, रिसर्च यानी हम किसी टॉपिक पे अपना काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें देखते हैं प्रीवियस लिटरेचर हमारा क्या है। प्रीवियस लिटरेचर यानी कि पहले कितना काम हो चुका है इस टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हाइपोथेसिस डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम करेंगे अपना मेथडोलॉजी लिखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे बहुत सारे, और फिर हम उसका रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है, यानी रिसर्च की राइटिंग भी एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम होता है इसमें। ठीक है, तो देखो, अगर आपने ये नहीं किया है डेजिटेशन वाला, तो आपको जब तक हम ये रिसर्च वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि कैसे करना है। तो रिसर्च पेपर अगर आप लिखने की सोच रहे हैं तब भी आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सारी वीडियोस जब कंप्लीट होंगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि रिसर्च पेपर हम कैसे लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो चलो आप स्टार्ट करते हैं रिसर्च क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो रिसर्च, ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रिसर्च नहीं, वो तो हम बोल देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसकी रियलिटी में क्या प्रोनाउंसिएशन, रिसर्च। तो यहाँ पे इसको हमने बाइफरगेट कर दिया गाइस। ठीक है, री और सर्च, इसको दो चीज़ों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे री का मतलब होता है अगेन यानी दोबारा से, और सर्च यानी फाइंड आउट करना। ठीक है, तो रिसर्च का मतलब हुआ क्या, दोबारा से फाइंड आउट करना। तो जब भी हम अपना टॉपिक चूज करते हैं रिसर्च का गाइज, या फिर रिसर्च पेपर लिखने के लिए जब हम टॉपिक चूज करते हैं, तो बेसिकली उस टॉपिक पे पहले काम हुआ होता है, हमें उसकी कोई नई चीज़ निकालनी होती है अपनी रिसर्च फाइंडिंग में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिसर्च। तो आप देखो, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, कुछ नया फाइंड आउट करते हैं हम रिसर्च में। ठीक है, अब क्या नया, इस नया का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वो देखो, समथिंग न्यू का मतलब होता है कोई नया फैक्ट, कोई नया प्रिंसिपल, या फिर कोई नई नॉलेज। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च करते हैं जब। ठीक है, तो रिसर्च मीन्स लुकिंग इनटू 5W and 1H क्वेश्चन। तो जो जितने भी हमारे WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग, हम वो सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं रिसर्च में। ठीक है, अब देखो, रिसर्च इज एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हमारी रिसर्च होती है गाइज, वो साइंटिफिक होती है हमेशा नेचर में। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस लैब में जाओगे और एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब यहाँ पे होता है कि जितने हम एक सिस्टमेटिक वे से काम करना पड़ता है, जितने भी हमारे स्टेप्स होते हैं रिसर्च में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमें डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, डाटा को इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी। तो ये जितने भी स्टेप हैं ये स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे। तो इसी को हम इसलिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं कि जो हमारी रिसर्च है वो एक साइंटिफिक मेथड है या फिर एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इट इज सर्चिंग अबाउट न्यू फैक्ट्स ऑन ए टॉपिक विच वाज एनालाइज्ड इन पास्ट। जब भी हम अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं गाइज,
तो बेसिकली हम देखते हैं कि उससे पहले उस टॉपिक पे कितने रिसर्च हो चुकी हैं, ठीक है। तो हार्डली ही आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा आज के टाइम पे जिसपे पहले सर्च कुछ ना हुआ हो, ठीक है। तो रीसर्च का मतलब ही दोबारा सर्च करना है। तो उस टॉपिक पे जब हम कुछ नया फैक्ट निकाल के लाते हैं उस पुराने टॉपिक में जो पहले से ही एनालाइज हो चुका है पास्ट में, उस पे जब हम कोई नया फैक्ट निकालते हैं गाइज, तो वो हमारा रिसर्च होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। रिसर्च रेफर्स टू सिस्टमेटिक मेथड कंसिस्टिंग, रिसर्च में हमारे सिस्टमेटिक मेथड यानी स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें रिसर्च में हमारे सिस्टमेटिक मेथड होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम इसमें क्या करते हैं, अपना टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट होंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है गाइज अजम्पशन लगाना, ठीक है, कि जो मेरे रिजल्ट आएंगे वो ऐसे होंगे या फिर कैसे होंगे, ठीक है। जब भी हम अजम्पशन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, हम कर रहे हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे। हमें देखना है कहाँ से कलेक्ट करना है, प्राइमरी सोर्स यानी फेस टू फेस करवाएंगे फिर जाके, या फिर कोई पुराना डेटाबेस होगा यानी सेकेंडरी डेटा हम चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एनालाइजिंग फैक्ट्स, जो हमारे रिजल्ट जब हमारा डेटा कलेक्ट होके आ जाएगा तो हम उन फैक्ट्स को एनालिसिस करेंगे, अलग अलग स्टेटिस्टिकल टूल यानी टेस्ट लगाएंगे उसमें, और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा कंक्लूजन होगा गाइज, वो तो हम या तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या फिर जनरलाइजेशन होगा। जनरलाइजेशन का मतलब है जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देख सकें, ठीक है, वो होता है जनरलाइजेशन, यानी जब वो अप्लाई हो सके हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, इट इज जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। अभी मैंने आपको क्या बताया, रीसर्च का मतलब होता है दोबारा से सर्च करना, यानी उस टॉपिक के बारे में पहले से हमें कुछ पता होता है, ठीक है, यानी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम जिनकी हमें जानकारी होती है, पहले से पता होती है, ठीक है। और फिर हम कुछ ऐसे फैक्ट निकालेंगे जो हमें नहीं पता या किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो यानी नोन से अननोन जाने की जर्नी को ही हम रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव रिसर्च के, वो देख लेते हैं एक बार मोटा मोटा कि क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है टू गेन फेमिलियरिटी विद न्यू फैक्ट और फिनोमिना, और टू गेट न्यू फैक्ट इनटू ओल्ड वन। या तो कुछ नया फैक्ट, अलग से ही कुछ नया फिनोमिना आइडेंटिफाई करते हैं हम रिसर्च में, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, या फिर कोई पुराना होता है उसमें कुछ नया ऐड कर देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, या तो कुछ नया फैक्ट फाइंड आउट करना या फिर पुराने में ही कुछ नया ऐड कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, टेक ए डीपर व्यू अबाउट एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी हमारा लिटरेचर होता है, लिटरेचर यानी जितने भी जर्नल्स हैं उनमें रिसर्च पेपर हैं, ठीक है, या फिर हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग कोई बुक छपी है पहले से, उसको देखो। जितनी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पुरानी नॉलेज है, उसका एक डीपर व्यू हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑफर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बेसिकली रिसर्च का मतलब ही किस लिए होती है, रिसर्च किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप ए न्यू प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है कि हम कोई नया स्टेप, नया मेथड ही इजाद कर दें जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको भी हम रिसर्च बोलेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, या फिर न्यू नॉलेज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, वो भी रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, नई नॉलेज को प्रोड्यूस करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं रिसर्च की, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइज, इट शुड हैव ए क्लियरली स्टेटेड पर्पस। जो हमारी रिसर्च होती है गाइज, उसका जो पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया वो क्लियरली स्टेटेड, यानी सीधे और साफ शब्दों में वो हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा पर्पस होता है। यानी एक रिसर्च में जब तक उसका पर्पस यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं बताया कि क्या है, क्लियरली स्टेटेड नहीं है, तब तक वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट शुड इंक्लूड ए सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमारे पास एक सिस्टमैटिक यानी सिस्टम से, यानी स्टेप बाय स्टेप, और एक डिटेल प्लान यानी सारी चीज़ जो हम करने वाले हैं उसका डिटेल प्लान हमारे पास होना चाहिए, कि हम कहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन से सोर्स से करेंगे, कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे। इन सब की जो हमारे पास ओवरव्यू है
वो हमारे पास होना चाहिए रिसर्च करते टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सिलेक्शन ऑफ मेथड्स और टेक्निक मस्ट बी सपोर्टेड लॉजिकली। जितने भी मेथड या फिर टेक्निक हम अपने रिसर्च में यूज़ करने वाले हैं गाइज, वो सब लॉजिकली सपोर्ट होने चाहिए, यानी उनका प्रूफ होना चाहिए, हमें जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हम किस लिए ये मेथड या फिर किस लिए ये टेस्ट लगा रहे हैं अपनी रिसर्च में, ठीक है। जस्टिफाई लॉजिकली वो होने चाहिए। नेक्स्ट है, रिजल्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अनबाइज्ड और ऑब्जेक्टिव मैनर। जो रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं गाइज, जो रिजल्ट आएंगे रिसर्च के, वो अनबाइज्ड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है बाइस फ्री जो हमारा हो, ठीक है, अनबाइज्ड जो हो। तो जो रिजल्ट्स है वो अनबाइज्ड होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह से हमने सारे क्वेश्चनियर फिल करवा लिए। क्वेश्चनियर मतलब होता है एक सेट पूरा रिसर्च का, ठीक है। रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो हमारा टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग जो भी हमें पूछना है वो सब उसमें मेंशन होता है क्वेश्चनियर में, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चनियर होगा गाइज वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे रिजल्ट्स है वो अनबाइज्ड आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, इट शुड ट्राई टू डिस्कवर आंसर द प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। जो भी हम अपना आंसर यानी जो भी अब हम अपने रिजल्ट निकालेंगे वो हमें साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू निकालने पड़ेंगे। साइंटिफिक प्रोसीजर का मतलब अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि बहुत अच्छे से कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ रूल, यानी स्टेप बाय स्टेप जब हम काम करते हैं तो वो करना पड़ेगा, तभी हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी रिलायबल और कंसिस्टेंट और वेरीफाइएबल। जो हमारी रिसर्च होती है गाइज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी मतलब होता है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि मैंने आज किसी से एक चीज़ पूछ ली, ठीक है, अगर उसने अपने ढंग से नहीं बताई, यानी ऐसे ही बोल दिया उसने हाँ या ना, ठीक है, कल को मैं सेम चीज़ पूछूंगी तो उसका रिस्पॉन्स अलग होगा, ठीक है, यानी गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं हुई। तो अगर मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा, अगर उसने बिल्कुल सही माइंड से बताया कि हाँ ये चीज़ सही है, 10 दिन बाद मैं फिर से पूछ रही हूँ और फिर से वही चीज़ बता रहा है कि हाँ यही है, तो यानी यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमारी हो गई, यानी यहाँ पे रिलायबिलिटी हो गई। तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि देखो 10 दिन पहले भी उसने यही बोला था, 10 दिन बाद भी वो यही बोल रहा है, तो यानी रिलायबिलिटी है हमारी रिसर्च में, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, वैलिडिटी। वैलिडिटी होनी चाहिए हमारे रिसर्च में। वैलिडिटी का मतलब है यहाँ पे, वैलिडिटी शुड बी हेयर इन फॉर्म ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारे रिसर्च में, और किस फॉर्म में? जो भी हमने टेक्निक यूज़ करी है, जो भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट या फिर जो भी मेथड हमने यूज़ किए अपनी रिसर्च में गाइज, उनमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली गाइज वैलिडिटी का मतलब होता है कि हमें देखना है कि जो रास्ता हमने डिसाइड किया था क्या हम उसी पे चल रहे हैं बिल्कुल, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो वैलिडिटी होता है, ठीक है। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखो, उसके बाद हम वैलिडिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और देखो, देयर शुड बी एक्यूरेसी इन रिसर्च। जो हमारे रिसर्च है गाइस उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब क्या है वो देखो, जो भी टूल्स टेक्निक्स और मेथड हम यूज़ करेंगे, दे शुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर साइंटिफिक टेस्टिंग, ठीक है, वो जस्टिफाई होनी चाहिए, साइंटिफिक टेस्टिंग होनी चाहिए उनकी, तभी हम उनको यूज़ करेंगे रिसर्च में, तभी हमारे जो रिसर्च है वो एक्यूरेट होगी, यानी सही होगी बिल्कुल, ठीक है, यानी उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देयर शुड बी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इसको देखो, इट मीन्स चूजिंग बेस्ट प्रोसीजर और बेस्ट सोर्स ऑफ डाटा। जो भी प्रोसीजर हम अपनी रिसर्च में यूज़ करेंगे वो बेस्ट चूजन होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको चूज़ करना होना चाहिए। और जो हमारा सोर्स ऑफ डाटा है, यानी प्राइमरी से करेंगे या सेकेंडरी से, वो देखना है, वो भी बेस्ट चूजन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बेस्ट है, वो भी हमारा बेस्ट चूजन होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही मैंने बोल दिया कि इसमें तो मैं प्राइमरी यूज़ करूँगी, जबकि उस मेरे टॉपिक के हिसाब से मुझे सेकेंडरी डाटा यूज़ करना था, ठीक है। तो यानी बहुत अच्छी तरीके से उसको चूज़ करना है बेस्ट। तो जब बेस्ट बेस्ट सारी चीज़ें चूज़ करेंगे तो उसको हम क्रेडिबिलिटी बोलते हैं गाइस, ठीक है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये वाली याद रखनी है, दैट देयर शुड बी ट्रेड ऑफ बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। कभी भी जब हम रिसर्च करते हैं तो ये बात याद रखनी है कि जो हमारे प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं, जब हम फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करते हैं, यानी फर्स्ट हैंड जो हमारा डाटा होता है कि हमने खुद ही कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो हमारे डेटाबेस होते हैं या फिर प्रीवियस लिटरेचर हो गई, ये सेकेंडरी होता है।
तो बेसिकली बोलते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना होता है, तभी हमारी रिसर्च में क्रेडिबिलिटी अच्छी आती है, ठीक है। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो प्राइमरी डेटा से फुलफिल हो और कुछ ऐसे होने चाहिए जो सेकेंडरी डेटा से फुलफिल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च शुड हैव द पावर ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारी रिसर्च है वो अप्लाई हो सके रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च में होनी चाहिए कि जो भी हमारी फाइंडिंग आई है उनको हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च शुड बी एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है गाइस एविडेंस बेस्ड जो हमारी रिसर्च होती है, ठीक है, जो एविडेंस पे बेस्ड होती है, कुछ प्रूफ पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो जो हमारी प्राइमरी डेटा से कलेक्ट करते हैं वो भी एविडेंस बेस्ड होती है और जो सेकेंडरी से करते हैं गाइस वो भी हमारी एविडेंस बेस्ड होती है, क्योंकि डेटाबेस हमेशा रिलायबल माने जाते हैं सोर्स, ठीक है। प्लस जो हमारे प्रीवियस, अगर हम रिव्यू बेस्ड स्टडी कर रहे हैं, रिव्यू बेस्ड रिसर्च पेपर बना रहे हैं, तो वो भी हमारी एविडेंस बेस्ड मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर शुड बी सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलोड ड्यूरिंग द रिसर्च। बोल रहे हैं कि रिसर्च हमेशा सिस्टमेटिक अप्रोच इसमें फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। यानी सिस्टमेटिक का जब भी मतलब आए, जब भी वर्ड आए ये, तो यानी स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। नो स्टेप कैन बी स्किप्ड, कोई भी स्टेप को हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक के बाद एक। नेक्स्ट है इट शुड बी ए साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल का मतलब यहाँ पे क्या होता है गाइज, कि जो हमारी रिसर्च है वो एक रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है, उसके बाद हम उसमें बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन के बाद रिजल्ट निकालेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम एक क्वेश्चन पे ही छोड़ देते हैं, यानी हम बताते हैं ना कि फर्दर इस टॉपिक पे और ऐसे काम हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो, ठीक है। यानी प्रॉब्लम से स्टार्ट होके हम प्रॉब्लम पे ही आके रुक गए, साइक्लिकल प्रोसेस हो गई हमारी रिसर्च, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रिजल्ट शुड बी रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब है वेरीफाइएबल, ऐसे रिजल्ट होने चाहिए जो वेरीफाई कर सके जिनको, ठीक है, तभी हमारी रिसर्च ट्रू बेसिस पे हमारे डिसीजन माने जाएंगे। लास्ट है हमारा फैक्टर शुड बी कंट्रोल। जब हम एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च करते हैं गाइज, एक्सपेरिमेंटल यानी कि जब एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा जिसपे हम अपना एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि दोनों ही फैक्टर, दोनों ही ग्रुप हमारे कंट्रोल्ड होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारे रिजल्ट अच्छे आ पाएंगे रिसर्च में, ठीक है गाइज। अब देखो वैलिडिटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वैलिडिटी का मतलब सबसे पहले क्या होता है, इट मीन्स टू लुक फॉर व्हाट दैट वी आर ऑन राइट ट्रैक और पाथ और नोट, कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, उसी को चेक करना वैलिडिटी होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा वैलिडिटी है वो किस क्वेश्चन का आंसर है, दैट आर वी गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट वी डिसाइडेड टू अचीव फॉर, कि जो हमने डिसाइड किया था कि हम ये अचीव करेंगे, तो क्या हम उसी को फाइंड आउट करने के लिए उसी रास्ते पे चल रहे हैं या हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देखना क्या होता है, वैलिडिटी होता है, ठीक है। तो इट मीन्स रिसर्च शुड बी अनबाइज्ड फ्रॉम एवरी पॉसिबल एरर, कि हमारी रिसर्च में किसी भी टाइप का एरर नहीं होना चाहिए, यानी तभी हम उसको वैलिड मानेंगे उस रिसर्च को, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो वैलिडिटी है उसको फर्दर 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। अब इनको देखते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाइज इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल यानी रिसर्च के अंदर जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम डिसाइड करते हैं ना कि हम कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, कि प्राइमरी सोर्स से करेंगे या फिर सेकेंडरी से करेंगे, ये देखना, ठीक है। जो और कौन सा टेस्ट हम यूज़ करने वाले हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कौन सा लगाएंगे, तो ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं गाइज। तो इन्हीं के थ्रू हम इंटरनल वैलिडिटी हमारी चेक करते हैं। सबसे पहली बात तो इट इज़ समटाइम नोन एज क्रेडिबिलिटी। जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है उसको हम कभी कभी क्रेडिबिलिटी बोल देते हैं। क्रेडिबिलिटी मैंने आपको अभी बताया लास्ट स्लाइड में क्या होता है। क्रेडिबिलिटी यानी बेस्ट हम चूज़ करते हैं, बेस्ट मेथड और बेस्ट प्रोसीजर जब हम चूज़ करते हैं तो उसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, यानी इंटरनल वैलिडिटी कभी कभी क्रेडिबिलिटी बोलते हैं इसको। अब इसमें और क्या होता है क्रेडिबिलिटी के अलावा, बोलते हैं कि इफ़ इंटरनल वैलिडिटी इज़ हायर, कि अगर हमारी इंटरनल वैलिडिटी हायर है यानी हमने सब कुछ बेस्ट चूज़ किया है, ठीक है, सब कुछ बेस्ट चूज़ किया है हमने,
तो यहाँ पे जो हमारी देन देयर कुड बी ए बेटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच की रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा हाई वैलिडिटी होगी रिलेशनशिप उतनी ज़्यादा अच्छी होगी हमारी, ठीक है। तो एक और चीज़ हमें याद रखनी है गाइस इंटरनल वैलिडिटी में, कि जो हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमने जो मेथड चूज़ किया है वो क्यों किया है उसको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए हमें, ठीक है। तो जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है गाइस उसका बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है लेबोरेटरी रिसर्च जो हमारी होती है, ठीक है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारी क्लियर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी जो आउटर वाले सोर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसको कभी कभी हम जनरलाइजेबिलिटी भी बोल देते हैं, यानी यहाँ जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो कितने परसेंटेज उनकी जो है एप्लीकेबल होगी रियल लाइफ सिचुएशन पे, उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल इन नेचर, जो एक्सटर्नल हमारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि रिस्पोंडेंट हो गया हमारा, रिस्पोंडेंट हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, उसमें हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए बोला कि वो हमारा कंट्रोल में होना चाहिए, यानी उससे जो भी हम फिल करवाना चाहते हैं क्वेश्चनियर में वो रियल ही उसको ट्रूथ ही उसको फिल करे, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, इसलिए उसको गाइड करना पड़ता है रिस्पोंडेंट को थोड़ा सा, ठीक है, तभी हमारे जो है प्रॉपर रिजल्ट आ पाते हैं। यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको कंट्रोल में होना चाहिए, तभी जनरलाइजेबिलिटी होगी, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे और उनको रियल लाइफ सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो गाइस फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है? इट मीन्स क्वेश्चनियर यानी जो सेट होता है हमारा क्वेश्चन का हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछने हैं हमें, तो इट मीन्स क्वेश्चनियर या फिर सर्वे शुड कलेक्ट एग्जैक्टली व्हाट दे आर मेंट फॉर कलेक्टिंग, जिसलिए वो बनाए हैं उन्हीं चीज़ों को एग्जैक्टली कलेक्ट करें, ठीक है। ये बात किस चीज़ में आती है? फेस वैलिडिटी में। एग्जाम्पल देखो इसका, इफ़ वी आर डूइंग ए सर्वे ऑन स्मार्टफोन, अगर हम स्मार्टफोन के ऊपर सर्वे कर रहे हैं, यानी जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनके ऊपर सर्वे कर रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगे गाइस जो स्मार्टफोन यूज़ करते हों, सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज़ करेंगे, उनको नहीं, जो नॉर्मल जो मोबाइल यूज़ करते हैं उनको नहीं करेंगे चूज़ हम इसमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेस वैलिडिटी में। नेक्स्ट है फोर्थ वन हमारा कंटेंट वैलिडिटी। ये क्या होता है? इट मीन्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट मस्ट बी ऑब्जर्व। इसका मतलब होता है कि जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी टॉपिक हम चूज कर रहे हैं उसके जितने भी सब एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबको हमें चूज करना है, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है, नॉट जस्ट ए सिंगल। अगर एक सिंगल एस्पेक्ट लेंगे तो जो हमारे रिजल्ट हैं वो वैलिड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर एक ही चीज़ ऑब्जर्व करिए बाकी नहीं करी तो इसका मतलब रिजल्ट हमारे गलत हो गए। एग्जाम्पल से समझो इसको अच्छे से गाइज। If we want to know about income of a person, we should not only ask about his salary but also observe other source of income. कि अगर हम किसी पर्सन की इनकम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उससे सिर्फ उसकी सैलरी के बारे में गाइज यहाँ पे नहीं पूछेंगे, हम उससे उसके सारे सोर्सेज पूछेंगे जहाँ से उसको इनकम आती है। फॉर एग्जांपल उसका कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है उसके दो से ज़्यादा, 2 घर हो, 3 घर हो, तो रेंट से भी उसको इनकम आ रही हो, ठीक है। तो यानी जब हम उसकी इनकम को आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे तो हम इन सारे सोर्सेज को इंक्लूड करेंगे, ना कि सिर्फ उसकी बेसिक सैलरी को देख के हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे। वो होता है कंटेंट वैलिडिटी हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्राइटेरिया वैलिडिटी या फिर कंक्रीट वैलिडिटी भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, इसमें देखो एक बार, इट मेजर्स हाउ वेल वन इंडिकेटर प्रिडिक्ट्स द आउटकम फॉर अनदर इंडिकेटर विच इज रिलेटेड इन सम मैनर टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है गाइज, जो एक वेरिएबल होता है वो दूसरे के आउटकम को प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्शन याद रखना है सिर्फ, ठीक है। जो एक वेरिएबल होता है, एक इंडिकेटर होता है, दूसरे इंडिकेटर के आउटकम को वो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। और कब प्रिडिक्ट कर सकता है? जब ये दोनों रिलेट करते हों एक दूसरे से कहीं ना कहीं, किसी न किसी सेंस में, ठीक है। तो a test can be having criteria validity if that predicts performance or behavior in past, present और future। अब कोई statistical test है गाइस, उसको कब हम criteria valid मानेंगे? जब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करता हो, यानी कि प्रेजेंट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें उसके बिहेवियर को पता है, तो प्रेजेंट के बिहेवियर को देख के वो पास्ट का बिहेवियर और फ्यूचर का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता हो, तभी उसको क्राइटेरिया वैलिड या फिर कंक्रीट वैलिड मानेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है गाइज हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमारा क्या होता है, जो हमारा वैलिडिटी का मतलब होता है ना गाइज कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, या हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को जब हम लुक फॉरवर्ड करते हैं तो ये जो मीनिंग वैलिडिटी का होता है वही मतलब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का ही होता है, ठीक है। वैलिडिटी का दूसरा नाम ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है गाइज, हमें इतना याद रखना है सिर्फ, ठीक है। और एक और बात इसमें याद रखनी है, the indicator measures the variable in such a way that they can be convergent in direction या फिर discriminate। जो भी वेरिएबल हम आइडेंटिफाई करते हैं गाइज वो कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेट यानी अपोजिट भी हो सकते हैं। अपोजिट यानी जेंडर यानी मेल और फीमेल से करवा सकते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर से फिल करवा सकते हैं अपने क्वेश्चनियर, या फिर कन्वर्जेंट भी हो सकता है गाइज, ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं जब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज कि जब हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होता है तो उसी के साथ जो हमारा फर्नीचर है घर में वो भी इंक्रीज होता जाता है, बेसिकली मानते हैं, है ना। तो यानी कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं वेरिएबल, और जो है डिस्क्रिमिनेट यानी अपोजिट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये याद रखना है कि जो वैलिडिटी का मतलब होता है वही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है। अब एक बोनस पॉइंट आपको आज के लिए बता दूं, ट्रायंगुलेशन क्या होता है। ट्रायंगुलेशन होता है गाइज रिसर्च में, इसका क्या मतलब होता है, यूजिंग मोर देन वन मेथड टू कलेक्ट डेटा टू गेट मोर वैलिडिटी इन रिसर्च, ठीक है। जब जो हमारे डेटा कलेक्शन है वो हम कहाँ से करते हैं, प्राइमरी से या फिर सेकेंडरी से, ठीक है। बट जब हम एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं, यानी दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्रायंगुलेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। या फिर जो हमारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर फैक्टर एनालिसिस हो गया, तो जब इनको भी हम एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी उस प्रोसेस को भी हम ट्रायंगुलेशन बोलेंगे गाइस, ठीक है। यानी एक से ज़्यादा मेथड या फिर एक से ज़्यादा टेस्ट को यूज़ करना रिसर्च में, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है यानी पर्पज़ क्या होता है, टू गेट मोर वैलिडिटी इन रिसर्च, इससे हमारी रिसर्च और ज़्यादा वैलिड हो जाती है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मेथड जो होते हैं रिसर्च के, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तो। वीडियो को लाइक करो गाइज, अगर समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, SN Academy UGC नेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है मैंने, तो हर वीडियो के बाद में वहाँ पे पीडीएफ डालती हूँ, आपको मिल जाएंगी, ठीक है गाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।